सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे आज नीट फास्ट रिवीजन कोर्स का और उसका नाम है सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस होते क्या हैं? सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर है तो हम इसे सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर वो दो कंपोनेंट का है तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। दो कंपोनेंट का मतलब है कि तुमने सिर्फ दो चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल शुगर को वाटर में मिक्स कर रखा है या ग्लूकोज को वाटर में मिक्स कर रखा है, ठीक। तो ये हो गया दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन, इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अगर वहाँ तीन कंपोनेंट्स हैं तो हम उसको फिर टर्नरी बोलेंगे। अगर वहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं तो क्वाटरनरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जिस तरह से उसके कंपोनेंट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सॉल्यूशन का नाम चेंज होता चला जाता है। हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस ही स्टडी कर रहे हैं। हमारे कोर्स में ज़्यादातर बाइनरी सॉल्यूशंस ही हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें दो कंपोनेंट हो और इन दो कंपोनेंट्स में से एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं और एक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। एक सॉल्यूट बोला जाता है और एक सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। पहले तो सॉल्यूशंस क्या है ये बात समझ में आ गई होगी। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। और हमें जो सॉल्यूशंस पढ़ने हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। सॉल्यूशंस हैविंग 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वो सॉल्यूशंस जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोल रहे हैं और दूसरे को सॉल्वेंट बोल रहे हैं। सॉल्यूट, सॉल्यूट किसे बोलेंगे? जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। या फिर ये कह सकते हैं कि वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व करा जा रहा है, जैसे शुगर को वाटर में अगर डिसॉल्व कर रहे हो या ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट है और ग्लूकोज या शुगर जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो हम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहे हैं तो जिसको डिसॉल्व करा जा रहा है वो सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व करा जा रहा है वो सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट के बारे में यही बात बस सही है कि ये लेस, मतलब ये बात लिखना ज़्यादा सही है कि इसमें क्वांटिटीज़ की कम रहती है। इसके बाद अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट पे 2 पॉइंट्स मेन हैं। पहला पॉइंट जो है सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, जो सॉल्यूट के लिए था कि ये लेस क्वांटिटी में होता है तो सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ज़्यादातर हम एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में ही स्टडी करते हैं। इसमें एक्वस सॉल्यूशंस मतलब जो वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेके बनाए गए हों। जब वाटर को एज अ सॉल्वेंट लिया जाता है और वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तुम लोग ने पढ़ा होगा, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वाटर पे ही डिपेंड करती हैं। मतलब वाटर से ही सॉल्यूशन बनता है उनका, वाटर में डिसॉल्व करके ही सॉल्यूशन बनता है। ज़्यादातर सॉल्यूशंस जो हैं हम जो भी पढ़ेंगे वो वाटर में ही पढ़ेंगे, सारे एक्वस सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे। तो अगर तुम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वहाँ शुगर लेस क्वान्टिटी में होगी और जो वाटर है वो मोर क्वान्टिटी में होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि the component which is present in more quantity, the component which is present in more quantity, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा कंपोनेंट वो कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। एक बात तो ये हो गई सॉल्वेंट के बारे में कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और दूसरा पॉइंट क्या है सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को सॉल्वेंट ही डिटरमिन करता है। मतलब क्या है इसका कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा,
भाई जो ज्यादा क्वांटिटी में है वही तो बताएगा फिजिकल स्टेट क्या है सॉल्यूशन की। वाटर लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, तो जिस स्टेट में या जिस फेज में सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है वही फेज या स्टेट सॉल्यूशन की होती है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैस होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट डिटरमिन्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट डिटरमिन्स the physical state of solution। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्वेंट बताता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया सॉल्वेंट के बारे में। अब अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखें, एक तो टाइप मैंने वहां बताया नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, तो वो सब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे बेस्ड है जिसमें से हम बाइनरी को पढ़ रहे हैं। और एक होता है टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पे डिपेंड होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशंस जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट होगा। ठीक, मतलब कि सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर सकते हो, जस्ट लाइक कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व करा जाता है, या अदर एलॉयज, जितने भी एलॉयज बनते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड होते हैं। वैसे लिक्विड इन सॉलिड भी एग्जांपल हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो गया, गैस इन सॉलिड हो गया, ये सब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ज़्यादातर हम जो सॉल्यूशंस यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो गैसियस और लिक्विड कर रहे हैं, और लिक्विड खास तौर से लिक्विड पे ज़्यादा एम्फेसिस है, ज़्यादातर क्वेश्चंस लिक्विड पे हैं। देखोगे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ के तो आ ही रहे हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो ये मैं कह सकता हूँ तुमसे कि तुमने ये पढ़ा है। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, तो वो किसके लिए है, किसका वहाँ पे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। ज़्यादातर सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और वो सॉल्वेंट लिक्विड रहता है। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने लिक्विड के लिए पढ़ी हैं और मोस्टली वाटर के लिए पढ़ी हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशंस पे एम्फेसिस ज़्यादा है हमारे सॉल्यूशंस में। जिस लेवल पे हम सॉल्यूशंस स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे सॉल्वेंट जो है लिक्विड सॉल्वेंट वाले पे ज़्यादा एम्फेसिस है, और ज़्यादा एम्फेसिस है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पे, मतलब सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट पे। ठीक है, खैर चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और क्लियर होती जाएंगी, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें उसका क्लासिफिकेशन भी देखा जाए क्योंकि टाइम कम है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम जो मेन टॉपिक पे आते हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पैरामीटर्स क्या हैं, हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किन किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहां पे हम स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है, या मास परसेंटेज कहो या मास बाय मास परसेंटेज कहो, इसको हम W/W लिख लेते हैं। ठीक है, W मास ऑफ सॉल्यूट और ये W डैश जो लिखा है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। देखो बात ये है कि कुछ तुम एक काम करो कि सिंबल्स को, अपने सिंबल्स को, अगर तुमने पहले से कुछ सिंबल्स बना रखे हैं कि मैं मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से इंडिकेट करूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल W से इंडिकेट करूंगा और मास ऑफ सॉल्यूशन को W डैश से करूंगा, तो ये सब अपना मतलब अगर तुमने कुछ और पहले से बना रखा है, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है कि मैं मास ऑफ सॉल्यूट को हमेशा इंडिकेट करूंगा स्मॉल w से और मास ऑफ सॉल्वेंट को करता हूं कैपिटल W से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैंने W डैश ले लिया है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जब आएगा तो मैं उसको W डैश से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो सिंबल्स से कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताता चलूंगा कौन सा सिंबल मैंने किसके लिए यूज करा है। हो सकता है तुम्हारे पास उसका कोई और सिंबल हो तो तुम वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला मास परसेंटेज हो गया, मास बाई मास जिसको हम बोलेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution into 100। तो ये फॉर्मूला होता है मास बाय मास परसेंटेज का। इसमें हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखते हैं और इनटू 100 कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिंबल में लिखूं तो सिंबल इस तरह से हो जाएगा इनटू 100, और वी कैन से W अपॉन W प्लस W इनटू 100। ठीक है, तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह लिखा है। अब जो ये W प्लस W लिखा है ये क्या है? सॉल्यूशन का मास हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके आएगा। तो यहां पे ये जो स्मॉल w है ये सॉल्यूट का मास है, ये जो कैपिटल W है ये सॉल्वेंट का मास है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। यहां W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w, और कैपिटल W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मास बाई मास परसेंट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन की यूनिट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज व्हेन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ टॉलिन। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? कैलकुलेट mass percent when 20 gram of benzene is dissolved in 80 grams of toluene। ठीक है, तो जब हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, जब 20 ग्राम बेंजीन हमने 80 ग्राम टॉलिन में डिसॉल्व करा। जल्दी जल्दी में तुम लोग क्या गलती करते हो कि मास ऑफ सॉलिड ऊपर रखते हो, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट रखते हो, इनटू 100 कर देते हो, सॉल्यूशन का मास नहीं निकालते। बट यहाँ पे होगा क्या? ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूला ए मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला ए है हमारा, इसको अप्लाई करके क्या करेंगे हम? 20 अपॉन 20 प्लस 80 इंटू 100। इत्तेफाक से ये 100 हो गया, तो ये आंसर हमारा 20% आ गया, है ना। 20 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ और ये 20% आ गया। ठीक, तो क्या करना है हमें? सॉल्वेंट को सॉल्यूट के मास के साथ ऐड करके नीचे रखना है, और फिर हमें मास परसेंट कैलकुलेट करनी है। खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कभी कभी यहाँ पे वो सॉल्यूशन का मास दे देते हैं तो सीधे सीधे सॉल्यूशन का मास लिख दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज पे। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है? V बाई वी कह सकते हैं इसको हम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह सकते हैं। मास की जगह पे बस वॉल्यूम आ जाएगा, मास की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। इसके सिंबल्स को ज़्यादा मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इसका आगे ज़्यादा कोई यूज़ है नहीं, मतलब इतने क्वेश्चंस इस पे बनते नहीं हैं, इसीलिए तो सिर्फ इसका हम इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ, और ये V अपॉन वी हो जाएगा, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 100। अगर निकालना है तो उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो इसी तरह इस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आ सकता है, 20 ml और 80 ml कर देंगे, या 30 ml और 60 ml, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करो, जब 30 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व हो रहा है 100 ml ऑफ वाटर में, तो क्या करोगे? 30 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 30 इंटू 100। सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास परसेंटेज हो गया। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज पे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर चाहो तो क्वेश्चन एक अपने पास से सॉल्व कर सकते हो। मैंने तुम्हें क्वेश्चन बोल दिया है, रिवाइंड करके क्वेश्चन सुनना, उसको सॉल्व कर लेना, कोई इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिवाइड करना है सिर्फ और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो फिर आगे आते हैं मास बाय वॉल्यूम पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है अभी। थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को जो हम रखते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं? W बाय वी कह सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W बाय वी। इसका जो यूनिट रहता है वो यूनिट क्या रहता है? ग्राम पर लीटर, कि इतना ग्राम सॉल्यूट इतने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
ठीक है, ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, या जो कैपिटल वी है और जो पीछे भी अभी कैपिटल वी था वो डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। तो वी क्या है यहां, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये ग्राम पर लीटर जो है यूनिट हो गया किसका, मास बाय वॉल्यूम का। इससे तुम ज्यादातर देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस जब कैलकुलेट करोगे टाइट्रेशन से, या हाँ टाइट्रेशन से ही करोगे, और स्ट्रेंथ जरूरी नहीं एसिड बेसिस की करो, स्ट्रेंथ तुम कैलकुलेट करो करी होगी, मतलब करोगे क्या, करी होगी तुम लोगों ने क्लास 12th में जब स्ट्रेंथ कैलकुलेट करी होगी तो तुमने देखा होगा ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर से हमने डिनोट करा था वहां स्ट्रेंथ को, फिर स्ट्रेंथ को हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते थे और फिर मोलैरिटी निकालते थे। प्रैक्टिकल्स में किया होगा ऐसा, KMnO4 वाला जब वो एक्सपेरिमेंट करा होगा तो वहां पे ये स्ट्रेंथ तुम्हारे पास आई होगी, टाइट्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। फोर्थ उस पे आते हैं, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं। फोर्थ जो कंसंट्रेशन का यूनिट है, ये नोट हो गया होगा, है ना। फोर्थ जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। अभी हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे तो वहां नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब क्लियर हो गया था, तो उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब वहां पे भी ये टॉपिक्स थे, तो वहां मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 2-3 ही टॉपिक्स 11th क्लास में हैं, 12th में सारे ही आ जाते हैं, तो इसलिए सबको एक साथ ही ले लेते हैं। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये मोलैरिटी कहलाता है। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तुमने पढ़ा है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 1 याद है, 1 जो फॉर्मूला था वो क्या था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मास जो हम सॉल्यूट का वो ले रहे हैं, मैंने बताया स्मॉल w से ले रहे हैं। m' इज यूज्ड फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। m' किस लिए यूज हो रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए यूज हो रहा है, अपॉन वॉल्यूम ml में अगर होगी तो उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m' इंटू v, मिलीलीटर्स में v वॉल्यूम। तो ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। ये भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो डायरेक्टली तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस तरह से मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है और मास ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर्स में गिवन है तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, थोड़ा सा इसको ही शॉर्ट करके यहां पे लिख दिया गया है ये, और तुम्हारा तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो w इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m' इंटू v, चाहो तो इसको अलग से भी लिख लो। ठीक है, तो ये मोलैरिटी आ गई। इस तरह से हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन 6.3 grams of 6.3 grams of HNO3, that is nitric acid, is dissolved in 200 cc of water। तो 200 cc ऑफ वाटर में अगर हम 6.3 ग्राम्स HNO3 ऐड कर रहे हैं तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। ये तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। cc का क्या मतलब है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है, इट इज cc इज सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 मिलीलीटर्स के, ये पता ही होगा, है ना।
1 मिलीलीटर उसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 9th क्लास में ये बात बता दी गई थी, अगर बुक ठीक से पढ़ी होगी तो ध्यान होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m डैश इंटू V, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 6.3 इंटू 1000 और m डैश 63 हो जाएगा। वॉल्यूम 200 दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 0.5 आ जाएगा। ये 0.5 मोल्स पर लीटर, या मोल्स लीटर इनवर्स कह सकते हो या फिर मोल पर लीटर भी कह सकते हो। तो ये मोलैरिटी कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। अगर ये बात नहीं पता थी सेंटीमीटर क्यूब वाली, तो अब याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है। इसके बाद आगे आते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर क्यूब पढ़ाई है, तो एक चीज और पढ़ लो कि 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, ठीक है। ये बात भी नोट कर लेना, ठीक। कभी कभी डेसीमीटर क्यूब में वो यूनिट दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। तो ये हो गया मोलैरिटी। नाउ कमिंग टू मोलैलिटी। इसके बाद क्या है, मोलैलिटी। यहां दोनों के प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है कि यहां पे आर आता है मोलैरिटी में, वहां मोलैलिटी में यहां एल आ जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, नाम में थोड़ा सा है, वैसे थोड़ा बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो मोलैलिटी पे आते हैं। इसके बाद इसको नोट कर लिया होगा W। अच्छा, यहां पे कुछ बातें जो तुम ये W तो मास ऑफ सॉल्यूट तुम लिख चुके हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। M डैश इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M डैश क्या था यहां, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था M डैश, ठीक है। और V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। स्मॉल w इज मास ऑफ सॉल्यूट, वो तुम्हें मालूम है, मैं बता चुका हूं मास बाई मास परसेंटेज में। तो ये बात भी नोट कर लो कि m डैश इक्वल होता है, m डैश इज मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड v इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। फिर आगे आते हैं, मोलैलिटी देख लेते हैं। इसके बाद ये नोट हो गया होगा, मोलैलिटी पे आ जाते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर कहीं आया है किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट में, तो वो सिर्फ मोलैलिटी में आया है। सॉल्वेंट वर्ड का अगर कहीं यूज हुआ है तो वो सिर्फ मोलैलिटी में हुआ है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ये भी बहुत ध्यान से याद रखना है। मोलैरिटी को वी वर डिनोटिंग विद कैपिटल M, मोलैलिटी को वी आर डिनोटिंग विद स्मॉल m, ठीक है। तो यहां से जो है m इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम में आता है ये मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका भी अगर हम फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे, मतलब मास ऑफ, जब मास गिवन हो और हम डायरेक्टली मास वाला फॉर्मूला लगाना चाहें, तो वो क्या बन जाएगा, मास इज मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m डैश इंटू w। कैपिटल W इज मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल w तुम्हें मालूम है क्या है, क्या है स्मॉल w, स्मॉल w है मास ऑफ सॉल्यूट, छोटा m क्या है, मोलैलिटी, ये तो बता ही दिया। अब ये कैपिटल W के बारे में और लिख लो, कैपिटल W इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ये वैसे मैंने तुम्हें उसमें बताया अभी मास बाई मास में, बाकी चीजें साथ साथ चल रही हैं, सब पता है तुम्हें। ये जो सिंबल्स जिनसे मैं रिनोट कर रहा हूं, ये आगे काफी यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं इनको इस तरह से रिनोट कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास अपने सिंबल्स हैं तो उनको याद रखो, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में।
आगे आते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोलैरिटी पे। मोलैरिटी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी उस पे आया था, कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम हम डिसॉल्व कर रहे हैं, इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर 180 ग्राम्स वाटर में 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व हो रहा है तो उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, ठीक है, ये बताना है। तो मोलैलिटी का सिंपल फॉर्मूला लगाओ सीधे सीधे, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू w। तो स्मॉल w कितना है यहाँ पे 4 है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट होता है ना। m डैश क्या होता है बताया था अभी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास सॉल्यूट का क्या होगा, सॉल्यूट इज NaOH, तो ये हो जाएगा 40, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 40 इंटू कैपिटल W, कैपिटल W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इसको, 250 ले लेते हैं, 180 से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। 250 ले लिया हमने। क्या क्या बच रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 25, 25 4 100, तो ये 0.4 आई थिंक आ रहा है, 0.4 मोल्स पर केजी, 0.4 मोल्स पर केजी। तो 0.4 मोल्स पर केजी होती है मोलैलिटी, हो जाएगी इसकी। तो मोलैलिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल्स केजी इनवर्स। मोलैरिटी का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स था, ठीक है। तो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी हो गई। इसके बाद आगे आते हैं फिर मोल फ्रैक्शन पे। अच्छा, यहां पे एक बात बता रहा था मैं तुमको कि मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो वर्ड है वो सिर्फ इसी में यूज हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट यूज हुआ है, ठीक है। चलो उसे आगे डिस्कस कर लेंगे उस पॉइंट को। अभी हम आगे देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी हो गई, आगे आते हैं इसके बाद मोल फ्रैक्शन पे। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट किसी चीज का, है ना, कौन सी चीज किसमें कितना प्रेजेंट है, ये फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हम उस सब्सटेंस के मोल्स को न्यूमरेटर में रख देंगे और डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, टोटल मोल्स रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट कर लेते हैं या साई से डिनोट कर लेते हैं, वो एक ही बात है। x लिख लो, ज़्यादा आसानी रहेगी, फालतू में मुश्किल वर्ड्स बोलोगे तो मुश्किल होगी। तो x लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल x से हम डिनोट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ a को। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि a जो है, a वर्ड ज़्यादातर सॉल्वेंट के लिए यूज होता है और b जो यूज होता है वो सॉल्यूट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख लेते हैं XA को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे जो है जब हम इनका इंटर रिलेशन पढ़ेंगे ना, मोलैरिटी को कन्वर्ट कैसे करेंगे मोलैलिटी में, मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो A और B है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं अभी से क्लियर करता चल रहा हूं कि ये A जो है हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना, किस तरह से हम डिनोट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, number of moles of solvent divided by total number of moles। तो total number of moles क्या हो जाएगा, total number of moles का क्या मतलब है, number of moles of solute plus number of moles of solvent, ठीक है। अब ये जो, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, Na अपॉन NB प्लस Na,
इस तरह से हमने डिनोट कर दिया इसको, Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो Na अपॉन Na प्लस Nb हो गया XA। इसी तरीके से अगर तुम XB कैलकुलेट करोगे तो XB के लिए तुम्हें क्या मिल जाएगा, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, तो XB क्या मिल जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। X इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, XB इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर तुम XA और XB को ऐड करोगे तो तुम ये देखोगे कि 1 आएगा। जब तुम इन दोनों को ऐड करके देखोगे XA और XB को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ऐड करके देख लेना 1 ही आएगा। तो XA प्लस XB 1 हो गया। तो अगर हमें कोई एक मोल फ्रैक्शन पता है, अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है, तो हम उसको 1 में से माइनस करके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो XB जो है वो इक्वल हो सकता है 1 माइनस XA के, और XA इक्वल हो सकता है 1 माइनस XB के। ठीक है, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। दिस इज सो बिकॉज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। XA प्लस XB 1 के इक्वल है, सो XB इक्वल होगा 1 माइनस XA के, एंड XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो ये बात ध्यान रखना, समझ में तो आई गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहां इधर की तरफ, फॉर्मूला तो इधर लिखा ही है हमारा। तो XA किसकी इक्वल है, Na अपॉन Na प्लस Nb, और XB इक्वल है, अच्छा यहां पे एक बात याद रखना, हमने XB को किसके लिए लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और XA को लिया है हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज XB एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज XA। ठीक, अब यहां पे आगे आते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख रहे थे मोल फ्रैक्शन के लिए, थोड़ा सा ये है कि फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका पता लग जाता है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन ये होगा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन when, क्या ले लें, ऐसे ले लेते हैं 5.85 grams of NaCl is dissolved in 180 grams of water H2O। 180 ग्राम H2O में हमने 5.85 ग्राम कॉमन सॉल्ट या NaCl को हमने डिसॉल्व कर दिया है। तो हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है। सॉल्यूट का निकाल लेते हैं पहले, दोनों का ही निकल आएगा। x NaCl, NaCl सॉल्यूट है यहाँ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, है ना। तो अब जो ये NaCl के मोल्स हैं वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो मास अपॉन मोलर मास से। तो ये हो जाएगा 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 भाई, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है, ये 1 डैश से कर रहा हूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं 1 डैश। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास इज 1 डैश। 1 डैश हमारा फॉर्मूला जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 1 डैश से हो रहा है ये। ठीक है, NaCl यहां पे भी 5.85 डिवाइड बाय 58.5 आ जाएगा, एंड हेयर फॉर 180 इट विल, वाटर के लिए 180 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 0.1 आई थिंक 0.1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 10, 0.1 अपॉन 10.1, और यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो ये कितना आएगा। ठीक है, 0.0 समथिंग आ रहा होगा, तो वो तुम्हें कैलकुलेट करके मिल जाएगा यहां से। x से NaCl का आ जाएगा, तो वाटर का क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस करके निकाल लोगे। ठीक है, देख लेते हैं 1 डिवाइड बाई 101 एग्जैक्टली कितना आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाई 101 0.0099 आ रहा है, तो इट इज 0.0099। सो ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन किसका, NaCl का।
और ये एक्स NaCl आ गया तुम्हारा कितना, एक्स NaCl इज इक्वल टू 0.0099। सो एक्स H2O कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे इसको, 1 माइनस 0.0099 कितना आ जाएगा ये 0.991 या 0.981, कैलकुलेट कर लेना खैर जितना भी आ रहा है ये, तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा 991 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो 991 आ जाएगा ये हमारा मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। ठीक, तो 1 में से जब हम माइनस करेंगे तो H2O का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा और NaCl का आ जाएगा 0.0099। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसके बाद ये हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, इस तरह से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा एक चीज और रह गई, पार्टिकल्स पर मिलियन। तो पार्टिकल्स पर मिलियन भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आसान है पार्टिकल्स पर मिलियन। पार्टिकल्स पर मिलियन सुना होगा ना कि आजकल मतलब कुछ दिनों पहले बहुत चल रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स, इतना ppm हो गया, इतना ppm हो गया, है ना, कि एयर क्वालिटी खराब होती चली जा रही है, ppm में मेजर कर रहे थे उसको। ठीक, तो वो पार्टिकल्स पर मिलियन होता है, इसको हम ppm लिखते हैं। किसी भी चीज का मतलब पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज में 100 होता है 10⁻², यहाँ पे 10⁶ हो जाता है। तो अगर हम मास की बात करें तो वी कैन राइट मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये हो जाता है ppm। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। क्वेश्चन इस पे कर ही सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट्स पर मिलियन हो गया हमारा। पार्ट्स पर मिलियन के बाद नेक्स्ट जो है नॉर्मैलिटी, जो नेक्स्ट है वो है नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी देख लेते हैं क्या होता है। नॉर्मैलिटी भी एक यूनिट है इसका, नॉर्मैलिटी मतलब सॉरी कंसंट्रेशन का पैरामीटर है एक। तो इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं या किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। ठीक है, फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अब बात यहां आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है, अच्छा मैं यहां लिख दे रहा हूं NEQ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि NEQ क्या है। तो NEQ इज EQ है ये, NEQ इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। सॉरी क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मोलर मास गलती से बोल गया था मैं, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता था, वैसे ये होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इक्विवेलेंट मास देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो आया कहां से है ये, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। VF क्या है, ये x लिख देते हैं, x लिख दो ज्यादा सही रहेगा, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x इज वैलेंसी फैक्टर, x वैलेंसी फैक्टर है हमारा, VF से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है वैलेंसी फैक्टर,
एसिड्स के लिए होता है कि ये कितने H+ आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर की डेफिनेशन अगर हम लिखें फॉर एसिड्स वैलेंसी फैक्टर इज क्या है, नंबर ऑफ H+ आयंस डिसोसिएटेड बाय इट। कितने H+ आयंस कोई एसिड डिसोसिएट कर रहा है वो उसका वैलेंसी फैक्टर देता है। जैसे H2SO4 अगर हम देखें तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा या जो X की वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। HCl की जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक, और H3PO4 का 3 होगा, ठीक है। और इसी तरह से और भी एसिड्स हैं जैसे कि H3PO3 है। H3PO3 में है तो 3 हाइड्रोजन, लेकिन वो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन में डिसोसिएट होता है। वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है जिसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं, स्ट्रक्चर हम केमिकल बॉन्डिंग में देख लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, 2 है, ठीक है। इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है क्योंकि ये 2 ही H+ आयंस में डिसोसिएट होता है। ऐसे ही H3PO2 का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही H+ आयंस में डिसोसिएट होता है, ठीक है। देखो ऐसा होता है, अगर इसको ऊपर ऊपर से समझना चाहो कि ये क्यों 2 में हो रहा है, ये क्यों 1 में हो रहा है, मतलब इसका बाकी 2 हाइड्रोजन कहाँ हैं, वो क्यों नहीं निकल पा रहा, तो बात ये है कि वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है फॉस्फोरस से, और जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा फॉस्फोरस से उसको वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा, H+ लेके नहीं निकलेगा। जो O के थ्रू कनेक्टेड होते हैं वो H+ लेके निकल आते हैं, ठीक है। जो O के थ्रू कनेक्ट होते हैं वो H+ लेके निकल आते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और H+ उसमें से निकल आता है। लेकिन जिनके पास जो डायरेक्टली P से कनेक्ट होंगे तो फॉस्फोरस इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा और H को रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के लिए क्या हो जाता है, जितने H+ आयंस में वो डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा, सीरीज चल रही है पूरी एक ही, है ना, तो इसको ढंग से नोट कर लेना। ठीक, अब आगे आते हैं। इसके बाद बेसिस के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ OH- आयंस होता है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ OH- आयंस, ठीक है। तो बेसिस के लिए नंबर ऑफ OH- आयंस हो गया, जैसे NaOH के लिए 1 हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक OH- आयन देगा। MgOH होल ट्वाइस के लिए 2 हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 हो जाएगा, ठीक। सॉल्ट्स के लिए भी ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। सॉल्ट्स में क्या है, हम ये देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज कितना है और पॉजिटिव चार्ज कितना है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से करते हैं। तो ये सॉल्ट्स में जैसे कि सॉल्ट है NaCl में पॉजिटिव चार्ज भी +1, नेगेटिव चार्ज -1, दोनों बराबर हैं तो 1 ही हो गया इनका। तो ये इसका कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्ट्स में देख लेते हैं। Na2+ का क्या है, सॉरी Na2SO4 का, Na2SO4 में आएगा Na+ और SO4 2-। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे ये 1+ चार्ज है, 2 नेगेटिव है, तो बैलेंस करने के लिए दोनों का 2-2 हो जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर या X जो है वो इसके लिए 2 हो जाएगा। तो Na2SO4 के लिए 2 हो जाएगा। इस तरह से हम वैलेंसी फैक्टर देखते हैं कि किसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, ठीक। तो सॉल्ट, एसिड, बेसिस सबका देख लिया। तो अब क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट कर लिया होगा सारा। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of 196 grams of H2SO4 dissolved in
2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, तो 2 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, 2 लीटर सॉल्यूशन बन रहा है और 196 ग्राम उसके अंदर डिसॉल्व करा हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो यहां से पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तो उसके लिए पहले इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आएगा, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय m डैश डिवाइडेड बाय x, m डैश तो मोलर मास है, ये तो पता ही है ना, तो m डैश डिवाइडेड बाय x, x क्या है वैलेंसी फैक्टर, तो ये क्या हो गया 98 डिवाइडेड बाय 2, 2 वैलेंसी फैक्टर था ना H2SO4 का, तो कितना इक्विवेलेंट मास आ गया 49 आ गया। ठीक है, कितना आ गया इक्विवेलेंट मास 49 आ गया, जितना वैलेंसी फैक्टर है मोलर मास को उतने से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट मास, m इक्विवेलेंट कह लो उसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मास 196 है डिवाइडेड बाय 49 और n इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 4 आ गए हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है 2 लीटर्स, तो कितना आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा ये। ठीक है, नॉर्मेलिटी, ये इसको डायरेक्टली ऐसे ना लिख के हम 2 नॉर्मल भी लिख लेते हैं, 2n। ठीक है, तो 2n आंसर हो गया इसका। नॉर्मेलिटी इस तरह से कैलकुलेट करी जाती है, तो ये हमारा नॉर्मेलिटी हो गया। अब देखो कुछ रिलेशंस हैं, ये जितने भी हमने यूनिट्स पढ़े, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें जो भी थी, ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं। तो इनका रिलेशनशिप क्या है ये देखते हैं कि अगर हम मोलैरिटी को कन्वर्ट करेंगे मोलैलिटी में तो क्या फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ रिलेशंस देख रहे हैं यहां पे, रिलेशंस बिटवीन कंसंट्रेशन पैरामीटर्स, रिलेशंस बिटवीन कंसंट्रेशन पैरामीटर्स। देखो इनके डेरिवेशन का टाइम तो नहीं है कि इनको ड्राइव भी किया जाए, और तुम्हारा टाइम बचाना वहां बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। ठीक है, तो वहां टाइम ना वेस्ट हो उसके लिए यहां पे इसको याद कर लो, यहां याद कर लोगे फायदे में रहोगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला है, हम पहले मोलैरिटी को करेंगे, मोलैरिटी 2 किस में करेंगे, मोलैरिटी को देख लेते हैं पहले किस में करेंगे, और यहां पे रिलेशनशिप आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स तुमको याद रखनी है। ठीक, तो जो मोलैरिटी है उसको हम कर रहे हैं सबसे पहले मोलैलिटी में, मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज कर रहे हैं। पहली बात यह ध्यान रखना कि डेंसिटी तुमको गिवन होनी चाहिए, डेंसिटी गिवन होगी तभी मोलैरिटी मोलैलिटी में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है 1000 dm, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डी, डी इज डेंसिटी, या रो भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पर रो लिखा देखोगे, इंटू मोलैलिटी 1000 इंटू डी इंटू मोलैलिटी अपॉन m इंटू एम डैश, m इंटू एम डैश क्या है यहां पे, मोलर मास प्लस 1000। ठीक है, इसके डेरिवेशंस भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो उसको मांग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन आ गया, 1000 इंटू डी इंटू स्मॉल m अपॉन एम डैश प्लस 1000। ठीक है, अब इसके बाद ये नोट कर लेना अच्छे से, मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना जब डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी दी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं मोल फ्रैक्शन पे कि मोलैरिटी को हम मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मोलैरिटी को कन्वर्ट करना है मोल फ्रैक्शन में। ठीक, तो ये हो जाता है XB D इंटू 1000, XB D इंटू 1000। XB क्या है यहां पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, D क्या है डेंसिटी, 1000 तुम्हें पता ही है, तो ये हो जाता है m डैश XB प्लस m डैश XB प्लस m डबल डैश 1 माइनस XB।
अब ये एम डैश और एम डबल डैश क्या है? एम डैश तो मालूम है ना, एम डैश में बता चुका हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है एम डैश। एम डबल डैश मैंने ले लिया है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं तुम्हें एम डबल डैश बता दे रहा हूं कि एम डबल डैश लिया है मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस, ये एम इक्वल है इसके, मोलैरिटी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहां पे एम डबल डैश जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो एम डबल डैश किस लिए यूज हुआ है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। तो ये दो चीजें हो गई, मोलैरिटी में कन्वर्ट करा हमने मोलैरिटी को और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे उसको मास परसेंटेज में, ठीक है। मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोलैरिटी टू मास परसेंटेज। तो मोलैरिटी टू मास परसेंटेज ये होता है हमारा 10 एम डैश 10 डी अपॉन एम डैश। डी क्या है यहां पे? डी मैंने बता दिया डेंसिटी है। एम डैश क्या है? मोलर मास है, इनटू मास परसेंटेज, मास परसेंट जो पढ़ा था तुमने। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 डी अपॉन एम डैश इनटू मास परसेंट। जब डेंसिटी गिवन होगी तो तुम ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके, बहुत ही आसान सा है ये, तो इसमें को तुम मास परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो लास्ट है वो है नॉर्मैलिटी। लास्ट क्या है? नॉर्मैलिटी है। नॉर्मैलिटी में क्या है? नॉर्मैलिटी n इज इक्वल टू एक्स एम, सबसे इजी रिलेशन है, n इज इक्वल टू एक्स एम। एक्स क्या है यहां पे? एक्स इज वैलेंसी फैक्टर। एक्स क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा। तो ये चार रिलेशनशिप पढ़ाई मैंने तुम्हें। मोलैरिटी को जिन जिन चीजों में हो सकता था हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मास परसेंट में किया और मोल फ्रैक्शन में किया, मोलैरिटी में किया, नॉर्मैलिटी में किया। इन तीन चीजों में हमने से कन्वर्ट कर दिया। मास परसेंट हो गया, डी डेंसिटी है, डी को नोट कर लो कहीं साइड में, डी डेंसिटी है। डी से कंफ्यूज अगर हो जाओ तो डी क्या है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डी क्या हो गई? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गई। तो ये हमारे चार फॉर्मूलेज हैं जो तुमको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, थोड़ा मोलैरिटी को देख लेते हैं। मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज करना तो ऐसे ही होगा, और जब मोलैरिटी मोलैरिटी में चेंज हो जाएगी इसी फॉर्मूले से हो जाएगी, है ना। तो वो नॉर्मैलिटी में भी चेंज हो सकती है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी जो हैं वो इस फॉर्मूले से आपस में इंटर रिलेट हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो मोलैरिटी को नॉर्मैलिटी में चेंज करना इससे करते हैं, तो वो इस तरह से कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा तुम्हें। डायरेक्ट रिलेशन फिर निकालना उसका थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इस तरह से करना। अब मोलैरिटी की दो चीजें और हैं, एक तो उसे हम मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी बात है एक तो उसे मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, और दूसरी बात क्या है? मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और मास परसेंटेज में करना है। दो चीजों में कन्वर्ट करना है हमें मोलैलिटी को, ठीक है। तो अब ये नोट कर लिया होगा यहां तक, मोलैलिटी को करना है कन्वर्ट हमें। मोलैलिटी टू, पहला है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए अगर तुम्हें मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा XB अपॉन 1 माइनस XB डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB इंटू 1000 अपॉन M डबल डैश। ये M डबल डैश क्या है? ये M डबल डैश बताया मैंने, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर मास परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है? मास परसेंटेज में से कन्वर्ट करना है हमें, वो फॉर्मूला हो जाएगा 10 अपॉन एम डैश। थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है, मोलैरिटी वाला आसान था। 10 अपॉन एम डैश 100 इंटू मास परसेंट अपॉन 100 मास परसेंट माइनस 100।
ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चंस इस पे कर लेंगे इस टॉपिक पे। इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। रिलेशंस तुम लोग जब तक याद कर लो, उसके बाद आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।